प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उषा परनामी, एसोसिएट प्रोफेसर फिज़िक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। हम देख रहे थे बीएससी पार्ट थर्ड का क्वांटम यांत्रिका का फर्स्ट यूनिट इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम थ्योरी, और आज हम इसके अंतर्गत देखने जा रहे हैं कॉम्पटन इफ़ेक्ट। इससे पहले हमने देखा था कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और आइंस्टीन ने उसका किस प्रकार से स्पष्टीकरण दिया था, और हमने इसके अलावा ठोसों को विशिष्ट ऊष्मा को भी समझा क्वांटम सिद्धांत के द्वारा, और कृष्णिका विकिरण को भी समझा है। आज हम देखने जा रहे हैं कॉम्पटन प्रभाव क्या है और क्लासिकल थ्योरी किस तरह से उसकी व्याख्या करने में असफल रही, और क्वांटम सिद्धांत के द्वारा किस प्रकार से इसका स्पष्टीकरण दिया गया और कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र निकाला गया। तो आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्पष्टीकरण में हमें बताया था कि प्रकाश क्वांटा, जिसे हम फोटॉन कहते हैं, कि उसके पास एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा होती है, और कॉम्पटन प्रभाव इसी का ही एक प्रूफ था कि उस क्वांटा के पास ऊर्जा है, और जब वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन को अपना संवेग स्थानांतरित करता है और इलेक्ट्रॉन द्वारा एक तरह से उस संवेग का प्रकीर्णन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 1923 में जब कॉम्पटन ने हल्के तत्वों, या फिर हम ये कहें कि पैराफिन के टुकड़े से, उसने एक एग्जाम्पल के रूप में हम यहाँ पैराफिन का टुकड़ा कह रहे हैं, हल्के तत्वों से भी ये किया जा सकता है। तो पैराफिन के टुकड़े से जब एक्सरे प्रकीर्णन किया तो उसने पाया कि प्रकीर्णित विकिरण की 90 डिग्री पर तरंग दैर्ध्य आपतित विकिरण की तरंग दैर्ध्य से अधिक होती है। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि जो प्रकीर्णन विकिरण की आवृत्ति है वो आपाती विकिरण की आवृत्ति से कम हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब इसका मतलब जो भी एक्सरे है, जो भी रेडिएशंस हैं, जब किसी हल्के तत्व पे गिरते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन लगभग मुक्त हैं, शिथिलबद्ध अवस्था में हैं, जिसे हम मुक्त कह सकते हैं, तो उससे जब आके फोटॉन टकराता है, उसके फलस्वरूप जो आपाती विकिरण है, आपाती जो रेडिएशंस हैं, उसकी तरंग दैर्ध्य से विकिरण जो प्रकीर्णन हुआ है, जो स्कैटरिंग हुई है, उस स्कैटर्ड जो रेडिएशन है उसकी तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, या हम कहीं आवृत्ति कम हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पटन इफ़ेक्ट कहते हैं। और ये जो कॉम्पटन इफ़ेक्ट है, ये फोटॉन के इलेक्ट्रॉन से जो अनुन्य क्रिया होती है उसी का ही परिणाम है। एक बात हमें ध्यान रखनी है कि यहाँ पर शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन का हमने माना है, जो भी हल्का तत्व है उसमें शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, उसकी तुलना में जो एक्सरे विकिरण उस पर डाली जा रही है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक है, इसीलिए हम उस शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन को मुक्त इलेक्ट्रॉन कह पा रहे हैं। अब हम ये इसकी प्रायोगिक व्यवस्था देख रहे हैं कि कॉम्पटन उपकरण की प्रायोगिक अवस्था क्या है। तो यहाँ पर एक एक्सरे किरण का स्रोत है, यहाँ से कॉलिमेटेड बीम ये स्लिट से होकर ये ग्रेफाइट का यहाँ हमने प्रकीर्णक लिया है, पैराफिन का भी लिया जा सकता है, हल्के तत्व का किसी का भी लिया जा सकता है, यहाँ हमने ग्रेफाइट का दिखाया है। इससे जो प्रकीर्णित हो रही है, जो भी रेडिएशंस स्कैटर हो रहे हैं फाई एंगल पर, उसको यहाँ विश्लेषक क्रिस्टल से गुजार कर और यहाँ पर आयनन प्रकोष्ठ में उसका संग्रहण किया जाकर आयनन धारा का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाकर आयनन धारा का मापन किया जाता है। आयनन प्रकोष्ठ में जितना आयनन होता है उसके द्वारा हम इस सर्किट में उस आयनन को नाप लेते हैं। तो अलग अलग एंगल पर इस आयनन धारा का मापन किया गया है, और यहाँ पर ग्रेफाइट ब्लॉक और मॉलिब्डेनम की के अल्फा लाइन का उपयोग करते हुए प्रकीर्णन कोण का जो ग्राफ है वो आयनन धारा के साथ खींचा गया है। तो विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के सापेक्ष हम देख रहे हैं कि यहाँ फाई इज इक्वल टू 0 पर सापेक्षित आयनन धारा कितनी है, फाई इज इक्वल टू 45 पर क्या सिचुएशन है, प्रकीर्णन कोण 90 डिग्री पर क्या सिचुएशन है, प्रकीर्णन कोण 135 होता है तो क्या सिचुएशन है। तो हम इन सब में देख रहे हैं कि जो यहाँ जो तरंग दैर्ध्य में विस्थापन है, किस तरंग दैर्ध्य में विस्थापन, आपाती और जो स्कैटर्ड रेडिएशंस हैं उनके मध्य जो भी विस्थापन है, जिसे हम कॉम्पटन विस्थापन कहते हैं, वो हम देख रहे हैं। ये डेल्टा लेमडा का मान, क्योंकि यहाँ पर हम तरंग दैर्ध्य ले रहे हैं एक्स अक्ष पर, तो फाई इज इक्वल टू 0 पर तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन जैसे जैसे फाई कोण, प्रकीर्णन कोण हम बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ये कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का जो विस्थापन है, आपाती तरंग दैर्ध्य और स्कैटर्ड तरंग दैर्ध्य के मध्य जो अंतर है तरंग दैर्ध्य का, वो हम देख रहे हैं। स्कैटर्ड एंगल बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, बढ़ता जाता है, या हम साफ देख पा रहे हैं। फाई इज इक्वल टू 0 पर है ही नहीं, फाई इज इक्वल टू 45 पर ये थोड़ा सा दिखाया गया है, फाई इज इक्वल टू 90 पर बढ़ रहा है, फाई इज इक्वल टू 135 पर डेल्टा फाई का मान और अधिक बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से
और ये जो सापेक्षिक तीव्रता है हम ये देख रहे हैं कि ये भी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ये जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपके पास आपाती रेडिएशंस के तुल्य तरंगदैर्घ्य है उसकी तीव्रता लगभग कम है, लेकिन जो स्कैटर्ड हो रही है रेडिएशन उसकी तीव्रता आपाती से हमारे देख रहे हैं कि बढ़ रही है। तो यहाँ पर ये जो वक्र है इसका स्पष्टीकरण किया गया और ये पाया गया कि ये जो डेल्टा लैम्डा है अलग अलग स्कैटरिंग एंगल के साथ इसका मान पाया गया कि डेल्टा लैम्डा का मान कितना मिलता है, मुझे 0.02421 माइनस cos फाई एंगस्ट्रॉम के बराबर मिलता है। तो अब इसको समझने के लिए कि ये किस तरह से हम इस डेल्टा लैम्डा की व्याख्या करें, किस प्रकार से इस प्रकीर्णन की व्याख्या करें, इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लासिकल थ्योरी कैसे दी गई है और वो विफल कैसे हुई। तो क्लासिकल सिद्धांत के अनुसार जब आपाती विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र से अनुन्य क्रिया होती है तब उसके फलस्वरूप जो भी हमारे पास पैराफिन या ग्रेफाइट का टुकड़ा था उसमें जो शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन है वो दोलन करने लगते हैं और ये त्वरित इलेक्ट्रॉन विद्युत चुम्बकीय विकिरण उत्सर्जित करता है और डॉपलर शिफ्ट के कारण इलेक्ट्रॉन द्वारा प्रकीर्णित विकिरण की तरंगदैर्घ्य आपाती तरंगदैर्घ्य से अलग हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट कर रहा है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन एनर्जी आ जाती है, दोलन करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उत्सर्जित करता है। जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन दोलन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उत्सर्जित करेगा और उस रेडिएशन के कारण क्या होता है, डॉपलर शिफ्ट भी होता है और उस डॉपलर शिफ्ट के कारण जो है वो स्कैटर्ड रेडिएशन जो है वो आपाती रेडिएशन से अलग हो जाती है। लेकिन ये जो तरंगदैर्घ्य है प्रकीर्णनी जो तरंगदैर्घ्य की हम बात कर रहे हैं वो एक निश्चित प्रकीर्णन कोण पर सतत रूप से फॉर्म होनी चाहिए, जबकि हमने पाया है कि ये जो डेल्टा लैम्डा है वो किसी भी निश्चित प्रकीर्णन कोण पर सतत रूप से नहीं बदलता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उसकी ऊर्जा सतत रूप से बदल रही हो, ऐसा नहीं है। एक जो विकिरण निकलता है उसकी जो तरंगदैर्घ्य है जो आपाती रेडिएशन है उससे अधिक हो जाती है और जो आवृत्ति है वो कम हो जाती है। ये एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि चिरसम्मत रूप से प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य का मान आपाती तरंगदैर्घ्य विकिरण से अधिक होना संभव नहीं है, जबकि प्रायोगिक रूप से अधिक पाई गई है। जबकि क्लासिकली ऐसा अधिक होना संभव नहीं है क्योंकि फोटोन अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो उस एनर्जी के फलस्वरूप जो तरंगदैर्घ्य है विकिरण तरंगदैर्घ्य से क्लासिकली अधिक होना संभव नहीं है, क्योंकि क्लासिकली जो हम ऊर्जा का मानते हैं, जो वितरण मानते हैं वो सतत रूप से मानते हैं और सतत रूप से माने जाने के कारण जो आपाती विकिरण तरंगदैर्घ्य से प्रकीर्णित तरंगदैर्घ्य का मान अधिक होना संभव नहीं है। इसलिए क्लासिकली हम इसको नहीं समझ पाए। अब क्वांटम सिद्धांत से हमने इसकी कैसे व्याख्या की, तो क्वांटम सिद्धांत के अनुसार मुझे मालूम है कि एक्सरे को हम फोटोनों से मिलकर बना मान सकते हैं और इन फोटोनों की ऊर्जा NH के रूप में होती है, जहाँ n एक इंटीजर है, h प्लैंक का कांस्टेंट है और न्यू उस फोटोनों की आवृत्ति है। अब क्वांटम प्रभाव से को जब हम समझते हैं, क्वांटम सिद्धांत के द्वारा क्वांटम प्रभाव को जब हम समझने लगते हैं तो हम ये मानते हैं कि जो शिथिलबद्ध हल्के तत्व का जो इलेक्ट्रॉन है, जिसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं क्योंकि एक्सरे की ऊर्जा भी जो हम आपाती कर रहे हैं उस पर डाल रहे हैं वो बहुत अधिक है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन माना। तो जो आपाती रेडिएशन में जो ये फोटॉन्स हैं वो उन इलेक्ट्रॉनों से क्या करते हैं, प्रत्यास्थ टक्कर करते हैं और उस प्रत्यास्थ टक्कर में फोटोन क्या करता है, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देता है, जिससे फोटोन की ऊर्जा कम हो जाती है। ऊर्जा कम होने का आपको साफ दिख रहा है कि ऊर्जा h पर निर्भर है, तो आवृत्ति क्या हो जाती है, इसीलिए प्रकीर्णित जो फोटोन है उसकी आवृत्ति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो एक तरह से जो फोटोन की ऊर्जा की हानि हुई वही किसको दी जाती है, इलेक्ट्रॉन को दी जाती है। यानी कि हम ये कहें कि फोटोन की ऊर्जा में हानि होती है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में लाभ होता है। तो अगर फोटोन किसी एक एंगल फाई पर जाता है तो इलेक्ट्रॉन किसी अन्य एंगल थीटा पर स्कैटर होता है इसमें क्वांटम स्कैटरिंग में। तो जो प्रकीर्णन से मुक्त इलेक्ट्रॉन जो स्कैटर हुआ वो कहलाता है क्वांटम स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन या क्वांटम प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन। और इसकी जो ऊर्जा है वो प्रकीर्णन की दिशा पर भी निर्भर करती है कि किस दिशा में उसका प्रकीर्णन हुआ है, किस दिशा में इस इलेक्ट्रॉन की स्कैटरिंग हुई है। तो इस प्रकार से क्वांटम प्रभाव से हम क्वांटम सिद्धांत से हम क्वांटम प्रभाव की व्याख्या करते हैं। तो क्वांटम सिद्धांत से क्वांटम प्रभाव की जब हम व्याख्या कर रहे हैं तो हम इस क्वांटम विस्थापन का भी सूत्र हम निकालते हैं। तो क्वांटम विस्थापन सूत्र की अब हम व्युत्पत्ति करते हैं। तो इसके लिए हमने मान लिया कि जो एक वर्णी फोटोन आपतित हो रहा है किसी भी शिथिलबद्ध इलेक्ट्रॉन पर,
उसकी जो है उस समय जो इलेक्ट्रॉन है वो विरामावस्था में है, और टक्कर जो प्रत्यास्थ टक्कर हो रही है फोटोन और इलेक्ट्रॉन के मध्य, जिसके फलस्वरूप हमें कॉम्पटन प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो उस प्रत्यास्थ टक्कर के पश्चात फोटोन का आपतन की दिशा से फाई कोण पर और इलेक्ट्रॉन का थीटन कोण पर स्कैटरिंग हो जाती है, प्रकीर्णन हो जाता है। हमने मान लिया आपतित फोटोन की आवृत्ति न्यू है, स्कैटर्ड फोटोन की आवृत्ति न्यू डैश है, प्रत्यास्थ टक्कर से पूर्व इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा E0 रेस्ट मास एनर्जी है जो कि m0 e c² से दी जाती है, और इलेक्ट्रॉन का टक्कर से पूर्व जो संवेग है जो कि वो रेस्ट पर है इसलिए 0 है। आपाती फोटोन की ऊर्जा EI से हमने लिखी वो h न्यू है, और आपतित फोटोन का जो संवेग है वो दिया जाएगा h न्यू अपॉन c से, और प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा दी जाएगी h न्यू डैश से, क्योंकि उसकी आवृत्ति प्रकीर्णन के बाद फोटोन की क्या हो जाती है न्यू डैश, और प्रकीर्णित स्कैटर्ड फोटोन का जो संवेग है वो h न्यू डैश अपॉन c, और जो प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले रेस्ट पर था और इस प्रत्यास्थ टक्कर के बाद इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल जाती है फोटोन के द्वारा, तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम लिखेंगे रिलेटिविस्टिक फार्मूले से कि p² प्लस m0 e² c की पावर 4 की होल की पावर हाफ, या फिर इसे हम सिंपली लिखें तो MEC² भी लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन का संवेग P किससे दिया जाएगा MEV से, और रेस्ट मास जो है उसका जो मूवेबल मास है उससे संबंध होता है आइंस्टीन के संबंध से कि ME = MOE अपॉन 1 - v² अपॉन c² की पावर हाफ। यहाँ से हम ME² निकाल लेते हैं और LCM भी ले लेते हैं, तो हमें मिल जाता है ME² = MOE² c² अपॉन c² - v²। ये हमने इसलिए लिखा है क्योंकि आगे हम जब कॉम्पटन तरंगदैर्ध्य का सूत्र निकालेंगे तो कैलकुलेशन में मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। अब हम सिंपल ये फिगर देख रहे हैं, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बैठा है जो कि रेस्ट पर है, एक फोटोन इस पर आकर गिर रहा है, जो कि हम एक्सरे रेडिएशन में कह रहे हैं कि फोटोन आ रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन और इस फोटोन की टक्कर के पश्चात इलेक्ट्रॉन जो है वो थीटा दिशा में चला गया है, और जो फोटोन है वो फाई कोण बनाते हुए जा रहा है। अब हम कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र निकालने के लिए ऊर्जा संरक्षण और संवेग संरक्षण के नियम लगाते हैं। तो टक्कर से पूर्व जो फोटोन की ऊर्जा है वो h न्यू है, इलेक्ट्रॉन की 0 है, इलेक्ट्रॉन में रेस्ट मास एनर्जी है इसलिए h न्यू प्लस MOEC², और टक्कर के पश्चात प्रकीर्णित फोटोन की ऊर्जा h न्यू डैश और प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा MEC²। यहाँ पर ये रेस्ट मास एनर्जी है और ये यहाँ पर रेस्ट मास एनर्जी नहीं है, ये रिलेटिविस्टिक एनर्जी MEC² जो हमने अभी लिखी p² c² प्लस MOE² c4 पावर हाफ से दिखा रहे हैं। और संवेग संरक्षण नियम अब दोनों दिशाओं में लगेगा, x दिशा में भी और y दिशा में भी। तो x दिशा में हम लगाते हैं तो ये x दिशा से ही फोटोन आ रहा है इसलिए h न्यू अपॉन c, ये वाला इलेक्ट्रॉन रेस्ट पर है तो इसलिए +0 मान लेते हैं। जो प्रकीर्णित फोटोन है वो यहाँ से फाई कोण बनाते हुए जा रहा है इसलिए इसका कंपोनेंट x दिशा में cos फाई होगा, तो h न्यू डैश अपॉन c cos फाई, और इलेक्ट्रॉन का जो कंपोनेंट है x दिशा में, चूँकि यहाँ पर ये इससे यहाँ इस तरफ से x कोण बना रहा है तो वापस पुनः MEV cos थीटा हो जाएगा, यानी दोनों के कंपोनेंट यहाँ कोसाइन हो जाएंगे, और यहाँ पर दोनों के जो y दिशा में कंपोनेंट आएंगे संवेग के वो हो जाएंगे आपके पास साइन कंपोनेंट। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं अगर फोटोन इस दिशा में +y में जा रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन है वो -y दिशा में इसका कंपोनेंट आएगा, इसलिए साइन बीच में माइनस का हो गया, जबकि x कंपोनेंट के लिए दोनों का x दिशा में ही आ रहा था, एक ही दिशा में आ रहा था इसलिए साइन प्लस था। अब यहाँ पर y दिशा में जब हम संवेग संरक्षण नियम लगाते हैं तो चूँकि आपतित फोटोन x दिशा में आ रहा था, y दिशा में नहीं था इसका कोई भी घटक, इसलिए 0 = h न्यू डैश अपॉन c साइन फाई। यहाँ से अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन का निकालते हैं तो -y दिशा में आ रहा है इसलिए -MEV साइन थीटा। अब दोनों को हम x दिशा में y दिशा में थोड़ा सा हम इसको रीअरेंज करते हैं, और रीअरेंज करके LCM C को हम यहाँ इधर मान ले लें, या फिर हमने कहे कि इसको इधर ले जाके C से हमने इधर गुणा कर दिया, एक ही बात है, आप जैसे मर्जी इसको सॉल्व करें। तो MEVC cos थीटा = h न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई, ये इक्वेशन 3 से, और इक्वेशन 4 को मैं जब सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है MEVC साइन थीटा = h न्यू डैश साइन फाई। अब दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं तो यहाँ से मुझे दिख रहा है ME² V² c² दोनों में कॉमन है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा, यहाँ से h² दोनों में कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा न्यू माइनस न्यू डैश cos फाई का होल स्क्वायर, इसको मैंने खोल दिया तो न्यू² माइनस 2 न्यू डैश cos फाई प्लस न्यू डैश स्क्वायर cos² फाई, इसका स्क्वायर किया तो h² चूँकि मैं बाहर ले चुकी हूँ, तो न्यू डैश स्क्वायर sin² फाई, दोनों को जोड़ दिया है, ये sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होने से ME² V² c² बच गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में इन दोनों को मैंने जोड़ा तो न्यू डैश स्क्वायर बच जाएगा क्योंकि cos² प्लस sin² फाई 1,
तो शेष जो मेरे पास बचता है वो हो जाता है एच स्क्वायर और ब्रैकेट में न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश कॉस फाई प्लस न्यू डैश स्क्वायर। अब इक्वेशन समीकरण 2 का भी मैं वर्क कर लेती हूँ, क्योंकि इसको मैंने रीअरेंज किया है। तो एम ई सी स्क्वायर का मान हो गया एच न्यू माइनस न्यू डैश प्लस एम ओ ई सी स्क्वायर। अब इसका वर्क किया तो एम ई स्क्वायर सी फोर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू डैश का होल स्क्वायर, यानी न्यू स्क्वायर माइनस 2 न्यू न्यू डैश प्लस न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस एम ओ ई स्क्वायर सी फोर। अब इन दोनों का जो क्रॉस टर्म है वो हमने लिख दी, यानी 2h एम ओ ई सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब इस 8 में से मैं समीकरण 7 को घटा रही हूँ, तो घटाने पर यहाँ दोनों में एम ई सी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ से चूँकि घटाया तो एच स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये दोनों टर्म न्यू स्क्वायर और न्यू डैश स्क्वायर कट जाएंगी, सिर्फ ये वाली टर्म बचेंगी दोनों की। तो यहाँ से एच माइनस का एच स्क्वायर 2 न्यू न्यू डैश कॉमन, तो यहाँ से बच गया 1, यहाँ से बच गया माइनस कॉस फाई, प्लस यहाँ मेरे पास ये दोनों टर्म एज इट इज़ बच रही हैं, तो एम ओ ई स्क्वायर सी फोर प्लस 2h एम ओ ई सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश। अब इससे हम आगे चलते हैं और एम ई स्क्वायर का मान यहाँ पर हम रख देते हैं, जो कि हमने अभी भी पहले निकाला है। तो इस एम ई स्क्वायर के जब मान को मैं रख देती हूँ, तो एम ई स्क्वायर का मान था एम ओ ई स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पहले से ही है। राइट हैंड साइड टर्म में कोई चेंज नहीं है, हमने एज इट इज़ ही रखी है इसको। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ से आपके पास बच जाता है। इसमें हमने क्या किया है, एक बात यहाँ ध्यान रखें कि यहाँ पर ये बच जाएगा एम ओ ई स्क्वायर सी फोर, तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो ये टर्म यहाँ से हट गई है, दोनों तरफ कट चुकी है, तो सिर्फ ये 2 टर्म्स बची हैं, और इन 2 टर्म्स में एक माइनस की है, तो हम इस वाले दोनों को हम क्या कर लेते हैं, एक को दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो यहाँ पर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी 2h एम ओ ई सी स्क्वायर न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू 2h स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस कॉस फाई। अब यहाँ हम साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ से न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू न्यू डैश का मान हो जाएगा h अपॉन एम ओ ई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई, या फिर इसको मैंने डिवाइड किया है, अलग अलग करके लिख दिया है, तो 1 अपॉन न्यू डैश माइनस 1 अपॉन न्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एम ओ ई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। तो ये आवृत्ति के टर्म्स में सूत्र है। हमें यहाँ चूँकि कॉम्पटन विस्थापन तरंग दैर्ध्य का सूत्र निकालना है, इसलिए हम तरंग समीकरण v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, या यहाँ पर c हो जाएगा, c इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो न्यू इज इक्वल टू c बाई लैम्डा रख देते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं तो मुझे मिल जाता है लैम्डा डैश माइनस लैम्डा अपॉन c इज इक्वल टू एच अपॉन एम ओ ई सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस फाई। अब इसमें c कट जाएगा यहाँ से, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा मुझे मिल जाता है, यानी कि कॉम्पटन विस्थापन तरंग दैर्ध्य का जो है वो मुझे मिल गया कि डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम ओ सी 1 माइनस कॉस फाई, और ये कहलाता है कॉम्पटन विस्थापन का सूत्र, जहाँ पर ये एच अपॉन एम ओ सी कहलाती है कॉम्पटन वेवलेंथ, जिसे हम लैम्डा सी से दिखाते हैं। और चूँकि एच एम ओ ई और सी सबके मान मुझे मालूम है, और स्टैंडर्ड वैल्यू इन सबके जब हम रख देते हैं, तो मुझे कॉम्पटन तरंग दैर्ध्य का मान मिल जाता है 2.42 इंटू 10⁻12 मीटर, या फिर इसको मैं एंगस्ट्रॉम में दिखाऊं तो कॉम्पटन वेवलेंथ का मान मुझे मिल जाता है 0.0242 एंगस्ट्रॉम। अब मैं ये देख रही हूँ, क्योंकि ये मान मुझे मालूम है, तो अगर फाई इज इक्वल टू 0 है, तो कॉस 0 का मान चूँकि 1 होता है, तो 1 माइनस 1 यानी 0, यानी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू 0, जो कि हमने देखा था कि अगर फाई इज इक्वल टू 0 है, तो एक्सपेरिमेंटली भी हमने देखा कि कोई भी कॉम्पटन शिफ्ट मुझे नहीं दिखती है। और अगर फाई इज इक्वल टू पाई हो जाए, तो कॉस पाई का मान चूँकि -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, तो इसका दुगना हो जाएगा, तो दुगने का मतलब लैम्डा का मान हो जाएगा 0.0484 एंगस्ट्रॉम। तो ये न्यूनतम मान फाई इज इक्वल टू 0 पर, और अधिकतम मान मिलता है मुझे 0.0484 एंगस्ट्रॉम किस पर, काई पर। तो इसका मतलब 0 से पाई के बीच अगर मैं वेरिएशन देखूं, तो ये कॉम्पटन शिफ्ट का मान धीरे धीरे बढ़ता है, और अधिकतम कितना हो जाता है पाई पर 0.0484। यही हमें ये जो फिगर्स हमने देखे थे कॉम्पटन शिफ्ट के फाई के साथ, यही हमें देखने को मिल रहा था कि डेल्टा लैम्डा का मान फाई इज इक्वल टू 0 पर 0 है, और जैसे जैसे फाई बढ़ता है ये मान बढ़ जाता है, और अधिकतम किस पर हो जाता है, फाई इज इक्वल टू 180 पर अधिकतम मुझे देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ से चलते हैं, और अब हम इसको थोड़ा सा अलग अलग रूपों में भी देख सकते हैं। ऊर्जा के रूप में देखते हैं, तो हमें समीकरण मिल जाता है 1/ES माइनस 1/EI 1/EE 1 माइनस कॉस फाई। संवेग के रूप में भी हमें लिख सकते हैं, तो 1/PS माइनस 1/PI इज इक्वल टू C/EE 1 माइनस कॉस फाई। और प्रतिक्षिप्त इलेक्ट्रॉन की अब हम ऊर्जा भी निकाल सकते हैं कि रिकॉइल जो इलेक्ट्रॉन हुआ उसको कितनी एनर्जी मिली, तो यहाँ पर m-m0 c स्क्वायर के बराबर उसकी काइनेटिक एनर्जी है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं जो फोटोन की आवृत्ति में अंतर आया, तो उस आवृत्ति की वजह से हम उसकी ऊर्जा नाप सकते हैं।
तो फोटोन की जो ऊर्जा में अंतर है वही किसको मिली है, इलेक्ट्रॉन को मिली है। तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश हो गया, या फिर एच कॉमन तो न्यू माइनस न्यू डैश। अब इसको कन्वर्ट कर लिया हमने डेल्टा लैम्डा की फॉर्म में, तो ई की मिल जाता है एच सी अपॉन लैम्डा, डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा। डेल्टा लैम्डा का मान मैं निकाल चुकी हूँ, उस मान को रख देती हूँ और अल्फ़ा का मान मैं पुट कर देती हूँ एच अपॉन एम ओ सी लैम्डा। तो मुझे जो रिकॉइल्ड इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है एच न्यू अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाई डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा 1 माइनस कॉस फाई। ये सिंपल कैलकुलेशन है, मैं थोड़ी सी कैलकुलेशन स्किप कर रही हूँ, आप स्वयं भी निकाल सकते हैं। जब फाई इज इक्वल टू 0 होता है तो ई के इज इक्वल टू पुनः 0 होता है, क्योंकि कॉस 0 का मान 1 होता है, तो 1 माइनस 1 दोनों नीचे ऊपर 0 हो गया, तो यानी ऊपर एनर्जी मेरी क्या हो जाएगी 0। और फाई इज इक्वल टू पाई है, तो कॉस फाई माइनस 1 होता है, तो ऊपर भी +2 बन जाएगा, नीचे भी +2, तो ये बन जाती है एच न्यू अपॉन 2 अल्फ़ा 1 प्लस 2 अल्फ़ा। और पुनः जब हम एनर्जी मान रख देते हैं तो लैम्डा की टर्म्स में भी हम मान ई का निकाल सकते हैं और एनर्जी की टर्म्स में भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। ये सब काम आप आसानी से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल हुआ वो किस एंगल पर जाएगा, तो उसके लिए हमने टेन थीटा का मान निकाला। तो जो टेन थीटा का मान है वो मैं निकाल रही हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने संवेग के लिए समीकरण निकाले थे वो मैंने देखा था कि कोसाइन और साइन की फॉर्म में थे। तो कोसाइन और साइन की फॉर्म में चूँकि ये मान थे, तो इनसे यहाँ पर हमने ये देखा, ये एक में कॉस थीटा एक में साइन थीटा है, तो मैं साइन यहाँ पे हमने ये समीकरण साइन और कोसाइन में निकाल ली हैं। तो समीकरण 6 में मैं 5 का भाग दे दूँ, तो 6 में जब मैं 5 का भाग दूँगी तो साफ दिख रहा है मुझे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी टेन थीटा मिल जाएगा। और वो साफ दिख रहा है क्या होगा, न्यू डैश साइन फाई डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। और यही मान हमने यहाँ लिखा है कि न्यू डैश टेन थीटा का मान है न्यू डैश साइन फाई और न्यू माइनस डिवाइडेड बाय न्यू माइनस न्यू डैश कॉस फाई। अब न्यू डैश से पूरे को हमने डिवाइड कर लिया, तो ऊपर बच गया साइन फाई, नीचे बच गया न्यू माइनस न्यू डैश अपॉन कॉस फाई। इसको और आगे सॉल्व किया और डेल्टा लैम्डा के टर्म्स में हमने रखा और अल्फ़ा का मान एच अपॉन एम ओ सी लैम्डा रख दिया। तो हमें साफ दिख जाता है कि टेन थीटा का मान मिल जाता है साइन फाई डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस फाई इंटू 1 प्लस अल्फ़ा। अब पुनः हम ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज़ कर रहे हैं कि साइन फाई इज इक्वल टू 2 साइन फाई बाई 2 कॉस फाई बाई 2 और कॉस फाई का मान होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फाई बाई 2। और इससे मुझे जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन हो रहा है या फिर स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्शन का मान यानी टेन थीटा मिल जाता है कॉट फाई बाई 2 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा। अब पुनः फाई इज इक्वल टू 0, तो टेंजेंट फाई का मान कॉट फाई से हम मान रख देते हैं, तो कॉट 0 का मान यहाँ हमने रख दिया है और टेंजेंट 0 यहाँ पे मुझे मिल जाता है इन्फिनिटी। तो थीटा का मान हो जाता है पाई बाई 2 और फाई इज इक्वल टू पाई बाई 2 पर टेन थीटा मिलता है मुझे 1 प्लस अल्फ़ा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फ़ा और फाई इज इक्वल टू पाई डिग्री पर टेन थीटा 0 यानी थीटा इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम अलग अलग फोटोन के स्कैटरिंग एंगल के आधार पर इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा उसका भी मान हम निकाल सकते हैं। धन्यवाद।